नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल टीयर गुरुजी पर। दोस्तों, मेरा नाम है मयंक जायसवाल और आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए जीके के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपको डेली शाम के टाइम 6 बजे प्रोवाइड की जाती है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी तीनों क्लासों का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलता रहे, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए डेली बेसिस पर 3 क्लास लेकर आता हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज जो आपका पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 26, हाथी दाँत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला। ठीक है, सभी लोग जवाब दीजिए, इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये सही है कि बी, या आपका ऑप्शन सी या डी, सभी लोग बताइए। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं, ठीक है, लोथल, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। हड़प्पीय नगर लोथल की खोज जो है S.R. राव ने 1954 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1954 ईस्वी में। जितने लोग नहीं जानते वो लोग जान ले, 1954 ईस्वी में आपका ये S.R. राव ने लोथल नामक स्थान की खोज की थी। तो जितने भी लोग नहीं जानते हैं वो लोग जान ले। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है लोथल, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सभी लोग जवाब देते हुए चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे दूसरा जो 27 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो आपसे पूछा जा रहा है कि द्वितीय बौद्ध सीमित का आयोजन कहाँ हुआ था। सभी लोग बताइए, द्वितीय बौद्ध सीमित का आयोजन आपका कहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो सभी लोग इसका जवाब देने की कोशिश करें। तो ये आपका जो हुआ था वैशाली में, ये 383 ईसा पूर्व में ये आयोजित किया गया था। कहाँ पर? सभी लोग जानते हैं, वैशाली नामक स्थान सभी लोगों ने सुना होगा, जो बौद्ध धर्म में बहुत ही प्रचलित है। तो वैशाली नामक स्थान पर सन 383, ठीक है, कितना? 383 ईसा पूर्व हुआ था। और आप लोगों को बताया है मैंने कि ईसा पूर्व और ईसवी दोनों में अंतर है। ईसवी में क्या, ईसवी और ईसा पूर्व दोनों में क्या अंतर है? जो ईसवी है आपका, ये कैलेंडर जब से स्टार्ट हुआ है उसे हम लोग ईसवी कहते हैं, और जब कैलेंडर आपका नहीं स्टार्ट था तो उससे पहले जो था उसको हम ईसा पूर्व कहते थे। ठीक है, तो जितने भी लोग का ऑप्शन यहाँ पर 383 आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सॉरी, मतलब कि इसमें जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी वैशाली, वो तो संवत है 383 ईसा पूर्व। तो जितने भी लोग का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वैशाली में आ रहा है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। द्वितीय सीमित का आयोजन वैशाली में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा। ठीक है, सभी लोग बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। 28 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। तो 28 नंबर क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए है वल्वन, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, वल्वन ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद है यहाँ पर। तो ये आपका मस्जिद था, सॉरी यहाँ मंदिर नहीं है। तो ये आपकी मस्जिद, ये हाल क्रॉप कर दे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वल्वन, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे। सभी लोग बताइए, आपसे जो पूछा जा रहा है कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो है किसके शिष्य थे। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर आप सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, ख्वाजा उस्मान हरूनी के। ठीक है, किसके शिष्य थे? ख्वाजा उस्मान हरूनी के। तो जितने भी लोग यहाँ पर सी जवाब दे रहे हैं जियोनी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और इसके बारे में आपको और मैं बताना चाहूँगा कि जो इन्होंने सन 1122 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की सेना के साथ भारत आए थे। ये भारत कब आए थे? ये
सॉरी 1122 ईस्वी में कब आए थे? किसके साथ आए थे? मोहम्मद गौरी के साथ, गौरी की सेना के साथ भारत आए थे। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर सी है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी, सभी लोग बताइए। 30 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, जो आपसे पूछा जा रहा है कि इंडियन होम रूल सोसाइटी कहाँ पर स्थापित हुई थी, कब हुई थी। तो ये आपका सन किस में पूछा जा रहा है, वही चीज़ आपको बताना है। तो ये आपका सन 1905, 19वीं सदी में शुरुआत में ही सन 1905 ईस्वी में ये सोसाइटी स्थापित हुई थी, सभी लोग जान लें। और ये जो है फरवरी के महीने में ये स्थापित किया गया था, और आपका जो सन था वो आपका 1905 था। और जो इसे स्थापित किया गया था ये आपका लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है। उसको ये नाम दिया गया था इंडियन होम रूल सोसाइटी। तो जितने भी लोग नहीं जानते हैं वो लोग जान लें। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया था? ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया था, सभी लोग बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन, जितने भी लोग यहाँ पर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? 1930 ईस्वी, ठीक है। 27 मई सन 1930 ईस्वी को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। बहुत से लोग जानते होंगे जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट है सन 1930 में 27 मई को प्रकाशित की गई थी। तो जो लोग नहीं जानते वो लोग जान ले। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही है। जितने भी लोग का ऑप्शन सी है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि इसमें आपको सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है, मतलब इसमें सही मिलान करना है। तो अब्दुल कलाम आज़ाद जी हैं, इनका संबंध जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं के स्थान के अकॉर्डिंग आपको करना है। तो ये जो अध्यक्ष थे ये किस सन में अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं में? तो कौन सा आपका इसमें सही हो जाएगा? अब्दुल कलाम आज़ाद, सभी लोग बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 32 नंबर क्वेश्चन में सभी लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो आपके अब्दुल कलाम आज़ाद जी हैं ये सन 1940 ईस्वी में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं में स्थान था। इनका कौन सा स्थान था? रामगढ़ में 1940 ईस्वी में। तो जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए को 4 से मिलान कर रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और सरोजनी नायडू जी का इनका जो सही स्थान है, इनका सही स्थान है कानपुर 1925, ठीक है। सभी लोग ध्यान दीजिए, कानपुर 1925। और मोतीलाल नेहरू जी, इनका सही स्थान क्या है? इनका सही स्थान है अमृतसर 1919 ईस्वी में, ठीक है। और ऑप्शन नंबर जो आपका डी वाला है ये आपको पता ही होगा कि आपका ये दूसरे से मिलान होगा, बम्बई 1934 ईस्वी में। तो जितने भी लोग को नहीं पता वो लोग अच्छे से देख लें इसे। और आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सभी लोग बताएं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमने अभी मिलान कराया उसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन नंबर है वो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी उसके अकॉर्डिंग सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, जितने भी लोग यहाँ हैं वो लोग करेक्ट हो जाएंगे, सभी लोग अच्छे से इसको देख लें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री थी, ठीक है। सभी लोग बताइए कहाँ पर, कब और कैसे, सभी लोग ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर जो 33 नंबर क्वेश्चन है आपका, जो इसमें पूछा जा रहा है कि 1946 में वित्त मंत्री था, ठीक है, किसके सरकार में? नेहरू के अंतरिम सरकार में। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर सी लियाकत अली खां जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है? लियाकत अली खां। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि अक्टूबर में ये चीज़ शामिल किया गया था इन्हें सरकार में। और कौन सा सन था उस समय? 1946, ठीक है। और महीना कौन सा था? अक्टूबर। तो सभी लोग इसको भी ध्यान में रखें।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। ठीक है, सभी लोग बताएं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर इसमें बी आ रहा है, ठीक है, सतलज, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आपकी जो सतलज नदी है, ये सतलज नदी जो है ये मानसरोवर के निकट राकस ताल से उत्पन्न होती है, वहाँ से बहना शुरू होती है और इसकी लंबाई जो है 1500 किलोमीटर लगभग मानी जाती है। तो जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सतलज जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसकी लंबाई आप लोग ध्यान दीजिए, कहीं पर नोट भी कर लीजिए, इसकी लंबाई जो है 1500 किलोमीटर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जितने लोग को नहीं पता है वो लोग जान लें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है, बताइए। आप लोग कोशिश करिए जवाब देने का। तो आपकी जो सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी प्रायद्वीप नदी है, वो आपका जो है गोदावरी, सभी को ध्यान में होगा, ये आपकी जो गोदावरी नदी है ये सबसे लंबी नदी है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि प्रायद्वीपीय सबसे लंबी नदी है। ठीक है, आप एक लाइन में जान सकते हैं कि गोदावरी भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है या 1465 किलोमीटर लंबी है। कितनी? 1465 किलोमीटर लंबी है और इसका 44% जो भाग है वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, कितना भाग? 44% भाग कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका गोदावरी, ये भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में किसमें शिवकाशी केंद्र स्थित है, बताइए। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 36 नंबर में। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो लोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मदुराई कोयम्बटूर बेंगलुरु प्रदेश। ठीक है, मदुराई कोयम्बटूर बेंगलुरु प्रदेश, यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर सी है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा ये नाम टफ है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान दें। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में औद्योगिक प्रदेशों में किसमें शिवकाशी केंद्र स्थित है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सभी लोग ध्यान से देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित देशों में कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है, बताइए सभी लोग। 37 नंबर क्वेश्चन, सभी लोग ध्यान से बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो जो आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिएरा लियोन। ठीक है, सिएरा लियोन, जितने भी लोग का ऑप्शन आ रहा है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ये आपका मध्य अमेरिका में एंटीगुआ और बारबुडा, ठीक है, बहामास, सभी लोग ध्यान दीजिए। अमेरिका में हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे आपको, अमेरिका में एंटीगुआ और इसमें पेंसिल से राइटिंग भी नहीं जाती है, बारबुडा, ठीक है, बारबुडा बहामास, ध्यान दीजिए। आपको मैं कह रहा हूँ कि मध्य अमेरिका में एंटीगुआ और बारबुडा बहामास, ठीक है, यहाँ से ये उत्पन्न होती है ये नदी। ठीक है, सभी लोग ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको नाम मैंने लिख दिया है। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे लंबी और सबसे गहरी झील के बारे में आपसे बात की जा रही है। तो जो विश्व की सबसे लंबी दूसरी गहरी नदी है वो आपकी क्या है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं, ठीक है, टांगानिका झील, जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये इसकी लंबाई जो है कितनी है, इसकी लंबाई है 676, ठीक है, 676 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी जो गहराई है कितनी है, इसकी गहराई आपकी है
70 मीटर। ठीक है, सभी लोग ध्यान दीजिए, इसको चाहिए तो कहीं पर नोट कर लीजिए। ये जो टांगानिका झील है ये आपका 676 किलोमीटर लंबा है और गहरा कितना है, 1470 मीटर ये गहराई है इसकी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सभी को उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, मतलब किसका मिलान जो है मतलब सही नहीं है, इसमें आपको बताना है। तो 39 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या आंसर हो जाएगा, सभी लोग जवाब दीजिए इसका। तो आपका जो इसमें ऑप्शन नंबर सी है, रेडियर झील रूस, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, रेडियर। सही से इसमें आपका ऑप्शन भी नहीं लगा। ऑप्शन नंबर सी जो है रेडियर झील, जो कि कहाँ पर है, रूस। ये चीज़ यहाँ पर गलत बताया जा रहा है, रूस में है ही नहीं। ठीक है, इसलिए ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका जो रूस दिखा रहा है ये आपका सही मायने में देखा जाए तो ये कनाडा में है। ठीक है, तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, सी आ रहा है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और कनाडा में आपका ऑप्शन नंबर डी भी है, ये भी आपका बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित महाद्वीपों में किसका सन 2011 में जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम था। ठीक है, निम्नलिखित महाद्वीपों में किसका 2011 में जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम था। ठीक है, सभी लोग बताइए इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं, दक्षिण अमेरिका, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दक्षिण अमेरिका आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण अमेरिका जो है इसका जो जनसंख्या घनत्व था वो लगभग 21 दशमलव कितना, 21.4%, इसे 40 माना जाता है, 21.40। ठीक है, इतना प्रतिशत था। और अगर जनसंख्या की बात की जाए काउंट में, तो लगभग ये थी 39 बिलियन। सभी लोग ध्यान दीजिए, 39 बिलियन ये आपकी यहाँ की जनसंख्या थी। सभी लोग नोट कर लें चाहे तो इसको। उस समय जब 2011 में जनगणना हुआ था तो वहाँ पर जो है 39 बिलियन दक्षिण अमेरिका की जनसंख्या थी और 21.40% वो वहाँ का जनसंख्या घनत्व था। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सभी लोग ध्यान दीजिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें जनसंख्या घनत्व उच्चतम था। तो उम्मीद है कि आपको ये पता होगा, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए है वो लोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और लगभग ये सभी लोग जानते होंगे कि बिहार जो है यही हो सकता था, क्योंकि बिहार की जनसंख्या जो है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक थी। ठीक है, यहाँ पर जनसंख्या आपको बता दूँ मैं 1106। ठीक है, कितनी जनसंख्या घनत्व तो कितनी थी यहाँ की, 1106 थी। और उत्तर प्रदेश की आपकी कितनी थी, उत्तर प्रदेश की आपकी 829 थी। आप लोग चाहिए तो नोट कर लीजिए, मैं आपको बता दूं सबका। बिहार का जो था 1106 था। ठीक है, केरल का आपका कितना था, 860 था। आप लोग काफ़ी पेन रखिए, वहाँ पर नोट करते रहिए, इंपॉर्टेंट है। और पश्चिम बंगाल का जब 2011 में हुआ था जनगणना, तो उस समय आपका कितना था पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पे था, 1028 था वहाँ का। और उत्तर प्रदेश का अपना 860 था, उत्तर प्रदेश का 829 था। ठीक है, देखिए हर 10 साल में एक बार जनगणना जरूर होती है जनसंख्या के लिए। तो जैसे 2011 में हुआ था, तो इस बार 2021 है, तो लेकिन इस बार जो है कोरोना के चलते ये सब नहीं हो पा रहा है। हो सकता है इसे 2022 में ये जनगणना की जाए फिर। ठीक है, तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए है बिहार, वो लोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जनगणना 2001 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपसे ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है कि जब 2001 की जनगणना हुई थी तो उसके अनुसार
कौन से राज्य में सबसे अधिक जाति की जनसंख्या पाई गई थी। यहाँ पर जाति की बात की जा रही है, ठीक है। कौन सी जाति की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी। अनुसूचित मतलब कौन अनुसूचित जाति जो है, ये अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा कहाँ थी इसकी जनसंख्या। तो सभी लोग बताइए 42 नंबर में। तो आपको मैं बता दूं कि 2001 और 2011 के अनुसार जब भारत के उत्तर प्रदेश राज्य जो हैं आपके, यहाँ पर अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका देखिए, इसमें आपका वो दिया नहीं गया है, उत्तर प्रदेश दिया गया है, ठीक है। और आपका जो ये अगला है महाराष्ट्र, ये आपका दिया नहीं गया। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग एक लाइन में ये जान लीजिए कि जनगणना 2001 और 2011 के अनुसार भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में अनुसूचित जाति की सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है। जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं। सभी लोग बताइए ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर डी 11 जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। आपका जो ऑप्शन नंबर डी है 11, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं इसके बारे में और भी, भारत के संविधान में जो है आपको पता ही है कि 11 मौलिक कर्तव्य है, ये आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। और संविधान में जो है इसके मूल कर्तव्यों का जो समावेश किया था, किसने किया था, इसको स्वर्ण सिंह जी ने किया था, ठीक है। 42वें संशोधन में इसको स्वर्ण सिंह जी ने किया था और उस समय सन जो था 1976 था, ठीक है। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर 11 मतलब ऑप्शन नंबर डी 11 आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था। सभी लोग बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। 44 नंबर में जितने भी लोग 1957 ये जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन सन 1957 ईस्वी में किया गया था। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आ रहा है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और आपको मैं बता दूं डेट कुछ, वो जो सन था 1957 था, ये तो आपको पता ही है। और वो 5 अप्रैल था, 5 अप्रैल सन 1957। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर सी है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है। सभी लोग बताइए 45 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं, लगभग सभी लोग ऑप्शन नंबर ए ही जवाब दे रहे होंगे, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति की, जबकि आपका ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये गलत है। उम्मीद है कि सभी लोग को इसका आंसर नहीं पता होगा, क्योंकि थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है सर्वोच्च न्यायालय। तो जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं 45 नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर सी जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं संसद की, ठीक है, वो लोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जो आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण की टीका टिप्पणी है, ये उचित कार्यवाही इसकी करने की अंतिम जिम्मेदारी होती है संसद की, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दुर्गा पूजा, आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नए राज्यों की स्थापना करने की विधा यानी शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है। सभी लोग बताइए। अरे शक्ति की बात की जा रही है, दुर्गा जी यहाँ कौन कमेंट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी जितने भी लोग का ऑप्शन है वो लोग करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन में संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत भारत संघ में नए राज्यों के प्रवेश में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आ रहा है वो लोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, संसद में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सभी लोग ध्यान से देखिए। क्या आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है। सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। 47 नंबर क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन जो है वो लोग कमेंट में बताएं।
तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, किसी राज्य की विधानमंडल, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल सही हैं, क्योंकि संविधान जो है आपका 267 उसके अनुसार जो है राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना जो है राज्य का विधानमंडल इसके लिए उत्तरदायी होता है। तो जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सभी लोग ऑप्शन नंबर ए अच्छे से देख लें, ठीक है। चलिए, कब क्या कैसे इसमें नहीं पता है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें आपको बताना है, जो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 2 3 4, तो आपको बताना है कि इसमें कौन से कथन आपको सही हैं वो बताना है। तो 48वें नंबर क्वेश्चन में जो पहला वाला कथन है वो कह रहा है कि वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो जितने भी लोग ऑप्शन नंबर 1 बता रहे हैं वो लोग तो यहाँ सही हैं, क्योंकि ये चीज़ आपका सही है कि भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आपका सही है। और जो आपका दूसरा वाला है उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होती है। ठीक है, ये भी आपका सही है। आपका तीसरा वाला, उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। तो ये आपका तीसरा वाला जो है, ज़रूरी नहीं है कि संसद के किसी एक सदन का उसे सदस्य होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका तीसरा वाला जो है इसके अकॉर्डिंग गलत है। और चौथा है आपका, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, तो ये भी आपका ज़रूरी नहीं है कि सही है, महाभियोग लगाए बिना भी उसे हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका पहला है और दूसरा है, ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए है आपका पहला और दूसरा वाला बता रहा है, मतलब कि जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। अगर आप लोग देख लिए तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी 2 दल वाली तिलहनी फसल है? सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए, इसका जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी 2 दल वाली तिलहनी फसल है? 49 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जवाब देने की कोशिश करिए सभी लोग। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो आपकी मूंगफली है, ठीक है, क्या मूंगफली, ये 2 दल वाली तिलहनी फसल है। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर सी है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? मूंगफली। ठीक है, ये आपका आयत ही सही है, इसमें आपको क्लियर दिखता है। ठीक है, मूंगफली। जितने भी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज नीति घोषित की गई। बताइए सभी लोग, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? आपका इसमें जो ऑप्शन नंबर ABCD दिया गया है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? कौन से सन में ये और कौन से महीने में ये शुरू हुआ, घोषित किया गया? तो सभी लोग बताइए। 50 नंबर क्वेश्चन में आपका जो ऑप्शन ए है अप्रैल 2000, ये आपका बिल्कुल सही है। तो जो भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज था, इसकी घोषणा जो है अप्रैल के महीने में सन 2000 में की गई थी, और तारीख इसमें कोई ज्ञात नहीं है अभी। तो जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, इसी के साथ आपका ये जो है क्लास यहीं पर समाप्त होता है। और जो लोग अभी तक हमसे नहीं जुड़े हुए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उन्हें नोटिफिकेशन हमारे वीडियोज़ के आसानी से मिलते रहे, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके लिए डेली 3 वीडियोज़ प्रोवाइड करता हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करिए, जिससे कि इसका लाभ और भी सारे लोग उठा सकें। ठीक है, और अभी आपको जो जीके का फुल टेस्ट कराया जाएगा, जिसमें मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें वो अभी आपको शाम को 8 बजे उसकी क्लास प्रोवाइड की जाएगी। तो जितने लोग नहीं जानते हैं वो लोग जान लें। आपको अभी
8 PM पर वो क्लास प्रोवाइड की जाएगी। आप लोग वो क्लास लेना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उसमें हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं अभी आपसे शाम को 8 बजे। तब तक के लिए बाय बाय।